कर्मवीर जंगल मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम किसान भाइयों, मैं प्रियंका सिंह रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके खेतों और खलिहानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन के लिए बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हैं। इस बार हमारे साथ हरी खाद पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। NFL एक शेड्यूल मिनी रत्न कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश की नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक, किसानों का मित्र और राष्ट्र का गौरव। नमस्कार सर, रेडियो कर्मवीर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज का हमारा विषय है हरी खाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हरी खाद आखिर है क्या और इसे खेती का अभिन्न अंग क्यों कहते हैं? जी हाँ, हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल चला करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसे हम हरी खाद कहते हैं। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा भी होती है, जिससे कि भूमि की संरचना भी सुधरती है। आज हम देख रहे हैं कि मृदा का लगातार दोहन हो रहा है। हम लगातार फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें खेती करते जा रहे हैं। एक फसल लेते हैं, उसके बाद तुरंत दूसरी फसल लेते हैं। तो इस तरीके से मृदा का लगातार जो दोहन हो रहा है, उसमें उपस्थित पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प के रूप में है, जिसे किसान भाइयों को जरूर अपनाना चाहिए। बिना सड़े गले हरे पौधे दलहनी वर्गीय, जिन्हें हम अन्य फसलों से भी ले सकते हैं, उनके भाग को जब हम मृदा में अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो मृदा में जीवांश एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खेत में उर्वरक अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस क्रिया को हम हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से सिर्फ नाइट्रोजन भूमि में उपलब्ध होता है नहीं, बल्कि उसके साथ साथ में मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार देखा जाता है। वातावरण तथा भूमि की प्रदूषण की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। अगर आप देखते हैं कि किसानों को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में भी हरी खाद का बेहद महत्व है। हरी खाद से हमारी भूमि लगातार दिन प्रतिदिन उसकी उर्वरा शक्ति को हम बढ़ाते हैं। हरी खाद के प्रयोग से हमारी मृदा का जो कड़ाकार है, उसमें वायु का संचार है, उसके पोर हैं, वो सारे जो है अच्छे हो जाते हैं। इस तरीके से हम हरी खाद का प्रयोग करना हमें अपने किसानों को बहुत ही आवश्यक है। और जो किसान भाई हरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं और जो अभी जो है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि हमें कम से कम एक फसल के रूप में, या हमारा जो इस समय का समय होता है 40 से 45 दिन 50 दिन की हमारी जो हरी खाद की फसल होती है, उसको अवश्य किसान भाई अपनाएं, जिससे कि हम अपनी मृदा का पोषक तत्वों को बढ़ा सकें। सर, सामान्य तौर पर हरी खाद एक ही प्रकार की होती है या फिर इसके विभिन्न अंग होते हैं? कितने प्रकार की होती है? देखिए, हरी खाद का सीधा से मतलब यह है कि हरी खाद के अंतर्गत हम उन पौधों को उगाते हैं जिनकी बढ़वार शीघ्र हो, कम समय में वो अधिक बढ़ जाते हैं, और ऐसे पौधों का हम चुनाव करते हैं जो हमारे वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है वो लगभग
78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में होती है। तो हमारे कुछ पौधे जो दलहन वर्गीय पौधे होते हैं तो हम ज़्यादातर इसमें हरी खाद के रूप में दलहन वर्गीय पौधों का ही प्रयोग करते हैं, उन जिनमें कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की, वातावरण की नाइट्रोजन को जो है अवशोषित करते हैं और हमारे मिट्टी में वह पुनः उसको मिला देते हैं। तो हरी खाद मैं बताना चाहूँगा कि हरी खाद के लिए हम कई सारी फसलों का उसमें प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत ढैंचा है, सनई है, ग्वार है, मूंग है, लोबिया है, उड़द है, इन फसलों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी हरी खाद एक ही हरी खाद के प्रकार नहीं है, लेकिन हरी खाद हम किस तरीके से आगे कौन कौन फसलों से उगाते हैं कुछ आती है इसमें। सर, जैसा कि आपने बताया कि हरी खाद किन किन फसलों से उगाई जाती है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हरी खाद उगाने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से बनती है वो? जी जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को जानना कि हरी खाद किस तरीके से हम तैयार करें और हरी खाद के लिए हम किस तरीके से फसलों का चयन करें और कैसे उगाएं। तो मैं आपको अभी इसको विस्तार से बताऊंगा कि देखिए, हरी खाद के लिए सबसे पहले जो हमारा समय है वो समय गर्मियों का समय सबसे उपयुक्त होता है, जिस समय टेम्परेचर हमारे फसलों के जो, क्योंकि हम इसे भूमि में मिलाते हैं, उस समय उसके लिए 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारी रबी की फसलों में संभव नहीं हो पाता है। तो रबी की फसल की कटाई उपरांत, जैसे कि अभी रबी की फसल हमारी कट गई और कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल जैसे ही हम कटाई करें, कटाई के तुरंत बाद हम फसलों का चयन करें, जिसके लिए हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि दलहन वर्गीय फसलों का इसमें हम चयन करते हैं हरी खाद के लिए, जिसके अंतर्गत हमारा ढैंचा है, सनई है, ग्वार है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, इनका हम प्रयोग करें। तो ये क्या करती हैं, एक तो इनमें बढ़वार शीघ्रता से होती है, और ये हमारे जो, जैसे हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं, क्षारीय भूमियाँ हैं, ऐसे भूमि को भी सुधारने की इनके अंतर्गत क्षमता होती है। तो हम इन फसलों को, अब बात आती है कि इन फसलों को हम किस तरीके से उगाएं। अब हरी खाद के लिए जब हम फसलों का चयन करते हैं, तो किसान भाइयों, हमें, जैसा मैंने बताया, आपने कटाई किया, कटाई करने के बाद आज के परिवेश में हम देखते हैं तो कई बार आज हमारे रबी सीजन में आखिरी समय में भी बारिश आ जाती है, बारिश हो जाती है। तो अगर किसान भाइयों के लिए खेत में नमी है, तो कटाई के तुरंत बाद अच्छी तरीके से खेत की एक बार जुताई करके और उसमें जो है हरी खाद का बीज, यानी ढैंचा या सनई, जो भी आप चुनाव करते हैं, उसको छिटक करके अच्छे से बुआई कर दें। तो जो नमी होगी, उस नमी को अवशोषित करके हमारा बीज अच्छी तरीके से उग जाता है, और हमारे जो ढैंचा वर्गीय, हमारा ढैंचा और सनई है, इनकी बढ़वार बहुत शीघ्र होती है, कम समय में अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार होती है। और इनमें देखेंगे कि पत्तियों की संख्या, बायोमास जिसे हम कहते हैं, वो इनसे हमें काफ़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि हमें जो है क्या चाहिए, अधिक मात्रा में बायोमास चाहिए। और इसमें जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हरी खाद की जो, जैसे हम ढैंचा का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमें क्या करता है कि इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहरी होती हैं, कि ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो गहरी जगहों से ये पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, अपने पूरे पौधे में समावेशित करती हैं। और जब हमारा पौधा लगभग 50 से 60 दिन के बीच का होता है, यानी कि पौधे में फूल आने वाली अवस्था होती है, उस समय हम खेत में इनको पलट देते हैं। अब बात आती है, जो आपने पूछा था कि किस तरीके से हमें इसको तैयार करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरी खाद केवल हमारा पोषक तत्व ही नहीं प्रदान करती, पोषक तत्वों के अलावा हमारी मृदा की संरचना है, उसको भी सुधारती है। मृदा हमारी धीरे धीरे जो है हरी खाद के प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो भी इनको मिलते हैं। और साथ में हमारी मृदा का जो वायु संचार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृदा में जब तक वायु संचार अच्छा होगा नहीं, तो उसमें जो है हमारे फसलों का बढ़वार अच्छा नहीं होता है। तो ये सभी तरीके से हरी खाद जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इनको आपको तैयार करने के लिए क्या करना है कि हमने अच्छी विधि से, यदि हम वैज्ञानिक तकनीकी कहते हैं, तो इसमें अगर हम चाहते हैं तो हरी खाद में जब हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं या सनई का प्रयोग करते हैं, तो इनको हम लाइन के विधि से भी
मतलब जिस तरीके से हम गेहूं को लाइन सोइंग करते हैं तो लाइन में भी हम इनको उगा सकते हैं, तो जिससे हमारा अधिक मात्रा में बायोमास मिलता है, बायोमास अधिक मिलता है तो हमारे इससे अधिक पोषक तत्व मिलेंगे। तो लाइन में उगाने के लिए आप जिस तरीके से हम गेहूं की बुआई करते हैं तो इसकी भी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 23 से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी हम उस समय रखते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं रखना है, क्योंकि हमें पौधों को 45 से 50 दिन या मैक्सिमम 60 दिन के अंदर हमें अपने खेत में पलट देना है। अब खेत की खाद की तैयारी के लिए हमें सबसे मुख्य है कि हमें ये ध्यान देना है, जिस समय हम खेत हमारा जो है पलटाई करेंगे हम हरी खाद की, उस समय खेत में नमी अवश्य होना चाहिए। जब नमी होगी उस समय हम ट्रैक्टर के द्वारा और उसमें हम रोटावेटर या मोड़ बोर्ड प्लाऊ के द्वारा हम खेत में खाद को अच्छी तरीके से पलट देंगे, और जिससे जो हमारी हरी खाद है खेत में जाकर के भूमि में मिल जाएगी, जो कि आप देखेंगे ज़मीन में 15 से 20 सेंटीमीटर खाद अच्छी तरीके से मिल जाएगी, और मिलने के बाद जो है वो 5 से 7 दिन मैक्सिमम आपका 10 दिन में अच्छी तरीके से वो वहाँ पे डिकम्पोज यानी सड़ गल जाएगी, जिससे कि उसमें जो प्राप्त पोषक तत्व हैं वो सभी अवशोषित हो जाएंगे मृदा में। तो इस तरीके से किसान भाई हरी खाद को अच्छी तरीके से तैयार करके और अच्छा उर्वरक पोषक तत्व उसमें पा सकते हैं। सर सबसे अच्छी हरी खाद कौन सी होती है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, हरी खाद के लिए हमारी बहुत सारी फसलों का चुनाव करते हैं, तो अगर हम सबसे अच्छी की बात करते हैं तो सबसे अच्छी हरी खाद हमारी जो है ढैंचा से प्राप्त होती है। और ढैंचा में जब हम बात करते हैं तो ढैंचा की कोशिकाओं में जो है उसमें जो पीएच मान होता है उसका पीएच मान 5 से 5.5 पीएच होता है। अम्लीय प्रकृति पाई जाती है ढैंचा की, और ढैंचा हमारा एक ऐसे ही उसमें क्वालिटी होती है कि ढैंचा की फसल हमारी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, और कम समय में हमें उसकी हाइट लगभग आप देखेंगे कि 2.5 से 3 फीट तक का हमारा पौधा हो जाता है, और 40 से 45 दिन 50 दिन की अवस्था तक 3 से 3.5 फीट तक भी हमारा पौधा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो जो इन सब जितनी भी फसलें हैं, सोयाबीन आपका सनई है, ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ग्वार है, इनमें सबसे अच्छी अगर हरी खाद की बात करें तो ढैंचा की खाद जो है सबसे अच्छी होती है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ढैंचा के द्वारा जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं, वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करता है, क्योंकि इसके आप देखेंगे कि ये दाल वाली फसलें होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं इनके जड़ों में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, एक गांठ बनती है, नोडल्स फॉर्मेशन होता है। तो जब गांठ बनती हैं तो ये अपने वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, और फिर जो है जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं वातावरण किसमें, मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये फिर हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, वहाँ पे मिला देते हैं। और वो कितना होता है, तो अगर हम ढैंचा की बात करते हैं, क्योंकि ढैंचा में अन्य फसलों की अपेक्षा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर सबसे ज़्यादा होती है, जो कि हम कहते हैं 85 से लेकर के 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि अगर वो चुनाव करते हैं हरी खाद का, तो सबसे अच्छी हरी खाद के लिए ढैंचा का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। चाहे आप देखें तो इसके तना जो होता है बहुत रसीला होता है, जो कि जब हम डिकम्पोज करने के लिए हम जब भूमि में मिलाते हैं तो बहुत आसानी से ये सड़गल जाता है। इसलिए जो है मैं किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि वो ढैंचा का प्रयोग करें हरी खाद के लिए। जी सर, बहुत धन्यवाद। सर खेतों में हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि खेतों में हरी खाद को तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें, ठीक है। जैसे हमारा अभी रबी के सीज़न की आपकी जो फसलें थी, चाहे गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, इन जो खेत में लगा था उसकी आप अच्छी तरीके से कटाई कर लें। कटाई करने के बाद हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम खेत को में नमी हमारा होना चाहिए। अगर हम हरी खाद का प्रयोग बुआई करेंगे, कोई भी चीज़ हम बोएंगे तो बुआई के लिए हमारा नमी आवश्यक है, क्योंकि जब तक नमी नहीं होगी तब तक उसमें जमाव अच्छा नहीं होगा। तो हमें खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी करने से पहले अगर बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अभी देखेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
उत्तर प्रदेश आसपास जो भी आप जो देख रहे हैं सभी प्रदेशों में लगभग अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। तो जो किसान भाई जो बोना चाह रहे थे उनका ऑलरेडी जो है हरी खाद के रूप में उन्होंने ढैंचा की बुआई वगैरह भी कर दी और वो उग भी गया है। तो जो किसान भाई अगर बाई चांस अगर बारिश नहीं होती है तो हमें एक बार पलेवा करना, पलेवा मतलब प्री इरिगेशन करना है। प्री इरिगेशन यानी पलेवा करके हम खेत में नमी को बरकरार रखेंगे। जिस तरीके से नमी हमारी बनी रहेगी उस समय फिर हम अच्छी तरीके से एक बार मिट्टी पलट हल से फिर कल्टीवेटर से जुताई करें और रोटावेटर लगा करके अच्छी तरीके से खेत को तैयार करें और खेत में फिर जो है ढैंचा या सनई का बीज ले करके उसको आपको बुआई करना है। उसको आपने बुआई कर दिया, बुआई करने के बाद आप देखेंगे कि उसकी बढ़वार अच्छी होगी। मैं फिर यहाँ पर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप वैज्ञानिक तरीके से अच्छे तरीके से यदि इनको तैयार करते हैं तो इसमें आपका लाइन से लाइन की दूरी भी मेंटेन करने के लिए तो आप लाइन से भी बुआई कर सकते हैं। इसमें जो सीड ड्रिल हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के द्वारा बहुत सारे हमारे जो है ऐसे हमारे मशीनें हैं जो कि सीड ड्रिल्स हैं, वो जो है अच्छी तरीके से जो है उन सीड ड्रिल्स का प्रयोग करके भी हम ढैंचा को या हरी खाद के अन्य फसलों को हम लाइन विधि से भी बुआई कर सकते हैं। एक बार हमने बुआई कर दिया, बुआई करने के बाद देखते हैं कि हमारी फसल तीव्र गति से बढ़ती है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारी फसलें जो है हमारे फसल के साथ में खरपतवार भी उगते हैं, लेकिन हमारी जो ये फसलें हैं इतनी तीव्र गति से बढ़ती हैं कि खरपतवारों को बहुत ज़्यादा उसमें उनको दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस तरीके से हमारी फसलों की वृद्धि होती रहती है। और अगर देखते हैं कि हमारा बारिश नहीं हुई है तो फिर हमें इनका आप देखेंगे 15 से 20 दिन की अवस्था में एक बार हल्का पानी लगा देंगे तो उससे आप देखेंगे कि बढ़वार तेज़ी से हो जाती है। और बढ़वार जब तेज़ी से हो जाती है सबसे अच्छा समय जब हरी खाद को हम जब आपने हमसे पूछा कि खेत में तैयार करें कैसे, अब उसको तैयार करने के लिए हमें बस यही ध्यान देना है कि हम अपनी फसल की सही अवस्था का चुनाव करेंगे जिस समय हमें खेत में उसे मिलाना है। तो वो अवस्था क्या होगी, अगर हमें याद भी नहीं रह गया, कई बार किसान भूल जाता है कि हमने कब बोया है, तो हम जब खेत में जाएंगे और उसे लगता है कि हमारे फसल में जो है फूल आने वाला है, फूल आने की अवस्था जब वो दिखती है, जैसे ही फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है वही समय सबसे अच्छा होगा हरी फसल को खेत में मिलाने का। तो हरी खाद तैयार करने के लिए ये क्योंकि हमारी अगर हरी खाद के लिए जो फसल है अगर ज़्यादा लंबे समय तक हो गई तो हमारे फसलों में जो तना होता है तने में ज़्यादा मात्रा में रेसे आ जाते हैं, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी हमारे तने में। तो हरी फसल के लिए जो तने का प्रयोग करते हैं तो अगर सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में आ गया तो वो फिर जो है गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें डिकम्पोज करना है मिट्टी में दबा करके, तब वो पोषक तत्वों को ही भरपूर मात्रा में दे पाएगा। तो हमें ये चुनाव जरूर करना है। मैं किसान भाई को इसीलिए इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि अवस्था अगर देखते हैं तो 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था सभी लगभग जितनी भी हमारी हरी खाद के लिए जो फसलें आती हैं, चाहे सनई हो, ढैंचा हो, मूंग हो, उड़द हो, ग्वार हो, लोबिया हो, इनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो सभी फसलों में 45 से 50 दिन की अवस्था में फूल आने वाली अवस्था हो जाती है। और फूल आने वाली अवस्था में हमारी सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सही समय होता है हमारा हरी खाद तैयार करने का। तो हम खेत में हरी खाद तैयार करने के लिए इस अवस्था में फिर हम ट्रैक्टर के द्वारा हमारा मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जिसे हम मिट्टी पलट हल बोलते हैं या हम रोटावेटर के द्वारा खेत में ले जाएं। और ध्यान ये हमें देना है कि उस समय हमारे खेत में नमी अवश्य हो। नमी के रहते हुए हम खेत में प्लाऊ चलाते हैं और साथ में हमारा जो है आप देखेंगे कि 15 से 20 सेंटीमीटर वो मिट्टी में दब जाती है हमारी हरी खाद के लिए जो हमने फसल उगा रखी है। और इन फसलों में बायोमास काफ़ी अच्छा होता है, हमारे तने में लसलसापन होता है। इस तरीके से हमारा तना मिट्टी में मिल जाता है और 5 से लेकर 7 दिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हमारी हरी खाद पूर्णतः हमारे मिट्टी में गल जाती है और हमारे पौधों के लिए भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है। तो ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई कि किस तरीके से आप हरी खाद को खेत में तैयार करें। सर, क्या हरी खाद खरपतवार को नियंत्रित कर सकती है? जी हाँ, ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हरी खाद खरपतवार को नियंत्रित भी कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब हम हरी खाद को के लिए इन फसलों का चुनाव करते हैं तो पहली बात तो हम हरी खाद में ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो कम समय में अधिक बढ़वार करती हैं।
कम समय में अधिक बढ़वार करती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है और काफ़ी पास अवस्था में होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हमें हरी खाद के लिए लेना है, तो अगर जो खरपतवार हमारे उसके साथ में जमते भी हैं तो हम 45 से 50 दिन की अवस्था में जब खरपतवार भी साथ में अगर उसके साथ में आ जाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जो भी खरपतवार भी होंगे, कई सारे हमारे दलहनी खरपतवार भी होते हैं, तो वो भी उसके साथ में पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं, तो इस तरीके से मिल जाते हैं। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पर हरी खाद को तैयार करने के लिए किसान भाई दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक इन सीटू विधि होता है जो कि उसी खेत में उगा करके और वहीं पर हम हरी खाद को दबा देते हैं, तो उसको हम इन सीटू विधि कहते हैं कि यह हमने उसी खेत में हमने अपना जैसे ढैंचा की फसल को हमने उगाई या सनई की फसल को उगाई, फिर हमने खेत में 45 से 50 दिन या मैक्सिमम 60 दिन की अवस्था में हमने उसे मिला दिया खेत में। कभी कभी किसान भाई हमारे जो है खेत में अपने ये प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, उसका खेत खाली नहीं होता है या उनके पास पानी का संसाधन नहीं होता है, फिर भी किसान के पास अगर कहीं पर उसके पास जैसे कि हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, सूबबूल वगैरह है, आपका देखेंगे कि नीम है और गुलमोहर है, इनकी पत्तियां भी यदि किसानों को मिल जाती हैं तो किसान अपने खेत में बायोमास को बढ़ाने के लिए हमारा जो मेन है जैविक कार्बन, अगर हमारे मृदा में जैविक कार्बन की अधिकता नहीं होगी तो हमारे पौधों को जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम बाहर तो हम दूसरा पहले हमने बताया इन सिटू, मतलब वहीं उसी खेत में हमने उगाया और वहीं पे हमने पलट दिया, तो वो इन सिटू हरी खाद कल्टीवेशन हो गया। और एक्स सिटू की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि हम खेत से बाहर अगर हम ऐसी पौधों की पत्तियों को ला करके अपने खेत में जुताई के समय जुताई के साथ में उनको डाल दें और उनको पलट दें तो उनसे भी हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। साथ में हमारे खेत की दशा भी सुधरती है, जिसमें हमारे खेत का आप जो है जो टेक्सचर है, आकार है, कणाकार है, वायु संरचना है, ये सारी चीज़ें भी हमारे खेत की अच्छी हो जाती हैं और पोषक तत्व तो हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि पशु खाद और हरी खाद में क्या अंतर होता है? जी, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है किसान भाई हमारे जो है। देखिए, पशु खाद का मतलब है यहाँ पर पशु में जो हम जैसे हम बेसिक मुख्य तौर पे हम गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गियाँ हैं, भेड़ हैं, इनसे जो प्राप्त जो खाद है उसको हम अच्छी तरीके से पहले डिकम्पोज कर लेते हैं, सड़ा लेते हैं, मतलब गड्ढों में डालते हैं। उसके साथ में हमारा जो है बिछावन होता है पशुओं का, उसमें उनका मूत्र जो निकलता है साथ में उसको भी अवशोषित करके और उसको डिकम्पोज करते हैं। अच्छी तरीके से हमारी जब खाद सड़ जाती है तो ऐसी जो खाद कहलाती है पशुओं के मल और मूत्र से जो डिकम्पोज होकर के जो खाद होती है वो हमारी पशु की खाद कहलाती है। और जो हरी खाद की जब वहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें हरे से सीधे से आपको पता चल रहा है, हरा का मतलब है कि हमारा जीवित पौधा, क्योंकि जीवित पौधा ही हमारा हरा कहलाता है, तो इसमें हम हरी खाद का मतलब ही हमारा यहाँ पे हो जाता है कि हरी खाद मतलब जीवित पौधे के द्वारा जो हम खाद तैयार कर रहे हैं वो हमारा हरी खाद कहलाती है। तो यहाँ पे हमने बताया कि हरी खाद के लिए फिर हम बार बार हम आपको यही रिपीट कर रहे हैं जिससे किसानों को भी ये याद हो जाए कि हरी खाद के लिए हम ढैंचा, सनई, दलहनी फसलों का हम इसमें उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो हम इन फसलों से जो हम खाद को तैयार करते हैं वो हमारी हरी खाद कहलाती है। सर, हरी खाद मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया जी। सबसे मुख्य चीज़ तो वही है, हमारा हरी खाद का मुख्य उद्देश्य ही है वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना। जो वातावरण में लगभग 78 से 69% जो हमारी 79% जो हमारी क्या है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता हमारी इन फसलों में होती है। किनमें? जो हमारी दलहन वर्गीय फसलों के अंतर्गत, जैसे हम ढैंचा है, ढैंचा हो गया, सनई हो गया, मूंग, उड़द, ग्वार, लोबिया, इनको हम जब लेते हैं तो इनके जड़ों में जो गांठें होती हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन, राइजोबियम जीवाणु होता है, वो जो है वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और अवशोषित करता है। उसके बाद पौधा जो भी है, जब हम पौधे को फिर मिलाते हैं तो वो जो है हमारे मिट्टी में जो है
पुनः वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। तो इसलिए हरी खाद हमारे नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत भी कहलाता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि जिन खेती हम बेसिकली सही मायने पे देखें तो हम जो हरी खाद का प्रयोग जो करते हैं, जब हम कहते हैं कि आपको हम जो रिकमेंडेशन देते हैं तो हम उन किसानों को कहते हैं जिनके खेत में नाइट्रोजन की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो उन किसानों के लिए हम यही बताते हैं कि किसान भाइयों, आपके खेत में अब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो अब जब यहाँ बात आई तो नाइट्रोजन की कमी किसान कैसे समझेगा। अगर किसान भाई के पास यदि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है और उसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यदि लिखा हुआ है कि 280 किलोग्राम नाइट्रोजन है, तो यानी कि 280 किलोग्राम नाइट्रोजन न्यूनता की श्रेणी में आता है, यानी कि उसके खेत में नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा की कमी है। तो ऐसे किसानों को हम लोग कहते हैं कि आप अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें। अब इसी के साथ में जब बात आती है कि 280 से लेकर के जो 560 का दायरा होता है वो मध्यम श्रेणी में आता है, और 560 से लेकर के जो अधिक होता है ये अधिकता की श्रेणी में हमारा नाइट्रोजन का दर्शाता है कि हमारे खेत में कितना है। तो हम ऐसे किसानों को यही बताते हैं कि किसान भाई, अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप जो है हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि आपके खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति भी होगी, आपकी खेत की दशा सुधरेगी, आपके खेत में जो जीवाणु हैं, आपके खेत का जैविक कार्बन है वो भी अच्छा होगा। और जब तक हमारे खेत में जैविक कार्बन अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे पौधों को पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैविक कार्बन की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर जैविक कार्बन अभी भी 1% के आसपास है, तो 1% जैविक कार्बन इसका मतलब बहुत अच्छा होता है हमारे मृदा में, और हमारी वहाँ पे सारी फसलें पाई जाती हैं। अब दिन प्रतिदिन हमारा जैविक कार्बन घटता जा रहा है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो हमारी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट्स है, जहाँ पे पहले जो है अच्छा उत्पादन होता था फसलों का, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब रहे हो, वहाँ पे जैविक कार्बन 0.2% तक गिर गया है। हालांकि अभी हमारे मध्य प्रदेश में इसीलिए हम लोग अभी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जैविक कार्बन की काफ़ी अच्छी मात्रा है। अभी अगर हम भोपाल की बात करें तो मैंने जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे देखा है कि हमारे भोपाल की जो जैविक कार्बन की मात्रा है वो अभी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है स्थिति, फिर भी जो है अभी भी हमें उसको सही रखना है। तो हमें भी हरी खाद को अपनाना चाहिए। हमारे भोपाल की जो हरी खाद जैविक कार्बन की मात्रा है वहाँ 0.6% तक आ चुकी है। तो किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे कि उनकी खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। सर, आपने बताया किसान भाई हरी खाद का उपयोग करें, लेकिन आप इसके साथ ये भी बताइए कि मिट्टी के साथ हरी खाद कैसे मिलाई जाए। मिट्टी के साथ मिलाने के लिए मैंने आपको अभी भी बताया था जिस तरीके से उसकी तैयारी करना है। 45 से 50 दिन या मैक्सिमम 60 दिन की अवस्था में जब हमारी फसल उग जाती है, बड़ी हो जाती है, यानी फूल आने की स्थिति में आ जाती है, तो हमें ट्रैक्टर के द्वारा मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जिसे हम मिट्टी पलट हल बोलते हैं, उसका प्रयोग करें, या हमारे पास दूसरा आपका रोटावेटर्स का भी आजकल हम लोग उसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रोटावेटर हमारे पौधे को काफ़ी अच्छी तरीके से उसको तोड़ देता है और मिट्टी में मिलाता है और साथ में बराबर भी करता चला जाता है। मतलब अल्टीमेटली हमें जो हमारा ग्रीन मैन्योर हरी खाद के रूप में जो हम फसल को उगाते हैं उसको हमें मिट्टी में दबाना है, यानी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर उसके ऊपर मिट्टी आ जाए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज यानी सड़ जाए। तो सर, आप हरी खाद को खेती का अभिन्न अंग कह सकते हैं मतलब? बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है किसान भाइयों कि हम खेती में हरी खाद का प्रयोग करें, और यह एक बहुत ही अभिन्न अंग के रूप में है, जिसको अगर हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर फ़ायदा होता है, क्योंकि हम इससे उर्वरा शक्ति तो बढ़ाते हैं, साथ में हमारी खेती की दिशा भी सुधरती है, और आप देखेंगे कि हमारी हरी खाद जो है हमारी खेत की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाती है हमारे। तो इस तरीके से हरी खाद हमारे खेती का एक अभिन्न अंग है। हमें थोड़े थोड़े एरिया से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारा क्षारीय एरिया है, जो हमारी क्षारीय भूमियाँ हैं, क्षारीय भूमि में भी जब हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, यदि हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो क्षारीय भूमि को हम जो है न्यूट्रल कर सकते हैं।
अम्लीय भूमि में, यानी उसका पीएच जो है हम कम करके 6 से 7 पीएच के बीच में ला सकते हैं, जिसमें कि हमारी फसलों को सारी फसलों को हम वहाँ पे उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है ये हरी खाद खेती का एक अभिन्न अंग के रूप में जानी जाती है। यदि किसान भाई हरी खाद की फसलों को बोना चाहते हैं तो उन्हें वो बीज कहाँ से मिलेंगे और उसकी दर क्या होगी? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हरी खाद में कौन सी जो फसलें जैसे हमने बताई। अब बात आती है सभी चीज़ों में हमें बीज, तो बीज हमें बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा बीज, कौन सी प्रजाति। तो हमारे जो ICR का हमारा संस्थान है, बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जो इनमें कार्य करते हैं, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बहुत सारी हमारी इसमें प्रजातियां भी तैयार की गई हैं। तो जिसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले मैं बात करूं, आप बीज दर की बात कर रहे हैं, तो हम ढैंचा की बात करते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य जो हरी खाद में हमारी फसल का जो हम प्रयोग करते हैं वो ढैंचा है। तो ढैंचे का जो बीज दर है 45 से लेके 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरीके से सनई का बीज 40 से लेके 50 किलोग्राम सनई का बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। जो किसान भाई हरी खाद के रूप में उड़द और मूंग का प्रयोग करते हैं उनके लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। जो किसान आपका ग्वार का प्रयोग करते हैं, ग्वार जो है 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, और कुछ किसान भाई जो है हमारे लोबिया का भी प्रयोग करते हैं, तो लोबिया का जो बीज होता है वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है तैयार कर उपयोग कर सकते हैं हरी खाद के लिए। जी सर, आपने पशु खाद और हरी खाद के बारे में बताया, ये भूरी खाद क्या होती है? बहुत सारे किसान भाइयों के लिए ये एक नया शब्द है और हम लोगों के लिए भी एक नया शब्द है कि भूरी खाद क्या है। अभी इसका एक ट्रेंड आ चुका है। जो किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती में भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का हम उपयोग करते हैं। कि धान की खेती हमारी जो है भूरी खाद के रूप में किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, हम आपको विस्तार में बताएंगे, तब आपके समझ में आएगा कि भूरी खाद आखिर होती क्या है। धान के साथ जब हम हरी खाद को साथ में बोते हैं, अब हरी खाद में हम क्या बोते हैं, ढैंचा। हमने ढैंचा को साथ में बोया। ढैंचा को जब हमने साथ में बोया और जब हमारा ढैंचा की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में हुई, अब ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, हरी खाद को हम ट्रैक्टर या कल्टीवेटर या किसी के द्वारा जो है क्या करते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पे हमें मिलाना नहीं है, यहाँ पे हमें केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा, खरपतवारनाशी का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको हम 2,4-D खरपतवारनाशी बोलते हैं, जिसे हमारे किसान भाई चौड़ी फत्ती खरपतवारनाशी के रूप में भी जानते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि जब हमारी फसल 30 से 35 दिन अवस्था की होती है, धान लगा हुआ है हमारा, साथ में ढैंचा भी हमने उसमें छिड़क करके हमने बो दिया है, तो जो ढैंचा होगा अब उससे हम जो नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, तो किस तरीके से हमें करना है, हम 2,4-D लेते हैं, 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ढैंचा की फसल जो है सूख जाती है, एक तरीके से आप भूरे रंग की हो जाती है, और फिर वो जो है मिट्टी में मिल जाती है अपने, और उससे जो हमारा नाइट्रोजन का अवशोषण होता है और जो हमारी वो पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। तो इस तरीके से जो खाद तैयार होती है, इसी को ही हम भूरी खाद कहते हैं। तो इस तरीके से आपने किसान भाई हमारे कई तरह के खाद का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किसान भाई इनमें मतलब तीनों चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया कि आपकी पशु खाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है हरी खाद क्या है, हरी खाद को हमने आपको विस्तार में बताया। इसके बाद भूरी खाद, जो कि अभी एक नया टर्म है, नए तरीके से कुछ किसान भाइयों के लिए नई जानकारी है, तो किसान भाई इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक और अच्छी खाद होती है जिसे कि हम केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसके द्वारा भी हम जो है पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हमें हरी खाद के बारे में और हमारे किसान भाइयों को विशेष जानकारी दी। ऐसे ही खेतों और खलिहानों से जुड़ी जानकारी के लिए सुनते रहिए रेडियो कर्मवीर 90.0 FM, जो करता है जनगण मन की बात। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलिहानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर
कर्मवीर जनगण मन की बात।